आज हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। और मैमल्स में ह्यूमंस को एज एन एग्ज़ाम्पल हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन जो है यानी टेम्परेचर जो है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्टेशंस और ऐसी कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं मैमल्स के पास, उनमें ह्यूमंस के पास डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज with a narrow range of about 36 to 38 degree C because of their endothermic characteristics। अब एंडोथर्मिक नेचर मैंने आपको बताया, एंडोथर्मी क्या होती है। ये वो एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स की कि जिसमें वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल हीट जनरेट कर सकते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। ठीक है। अब हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जिससे ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं एट अ सेट पॉइंट पे, जो कि हमने कहा कि 36 से 38 डिग्री सी के दौरान। ये हमने रेंज बताई है, लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी या 98.6 फ़ारेनहाइट है। इस एंडोथर्मिक नेचर की वजह से या एंडोथर्मी की वजह से बर्ड्स और मैमल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है कि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये अर्थ पे बहुत सारे जो है वो डाइवर्स टाइप के हैबिटेट्स को जो है इनहेबिट कर सकते हैं और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। यानी मैमल्स और बर्ड्स जो हैं ये बहुत कोल्डन रीजन्स में भी और बहुत हॉट रीजन ऑफ द अर्थ में भी ये इनहेबिट करते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पीछे जो रीज़न है वो इनकी एंडोथर्मी है, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि किस तरह जो है ये अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इनका चूँकि मेटाबॉलिक रेट जो है ये अपने मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी। ये अपने मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक जो है हीट गेन और हीट लॉस का जो है मैकेनिज़्म इसको जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अब उसमें दो मेजर स्ट्रैटेजीज़ हैं थर्मोजेनेसिस की, यानी बॉडी के अंदर हीट जो प्रोडक्शन हो रही है मेटाबॉलिकली वो दो तरह की हो रही है। एक शिवरिंग के थ्रू हो रही है और दूसरी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है। थर्म का जो टर्म है ये टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, बनाना, फॉर्मेशन। ठीक है। तो थर्मोजेनेसिस की जो टर्म है ये हीट जनरेशन से या हीट सिंथेसिस, बॉडी के अंदर जो हीट बन रही है उसको उसके लिए थर्मोजेनेसिस की टर्म इस्तेमाल हुई है। और शिवरिंग जो है ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल हुई है। तो ऐसी थर्मोजेनेसिस जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हो रही है उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन आर मसल्स मूवमेंट। दिस इज़ कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है। जब मसल्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, जिसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा गया है। दूसरी जो टाइप की थर्मोजेनेसिस है दैट इज़ हार्मोनल थर्मोजेनेसिस, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। ठीक है। और इसको जो है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। एंड हार्मोन ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन आल्सो एज टू थायराइड हार्मोन्स। अब ये थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये थायराइड ग्लैंड से जो है वो सीक्रेट होते हैं और थायराइड ग्लैंड जो है इसका फंक्शन आपको पता है कि ये मेटाबॉलिज्म को जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है जिनको T3 and T4 हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी के
मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह बॉडी के अंदर हीट या एनर्जी जनरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस थर्मोजेनेसिस को जो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है या हार्मोनल थर्मोजेनेसिस भी कहा जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड के T3 एंड T4 हार्मोन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी जो है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन की वो ब्राउन फैट है। ब्राउन फैट जो है ये एक एडिपोज टिश्यू है, फैट की एक लेयर है जो कि स्किन के नीचे होती है एंड इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। अब ब्राउन फैट में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर वाइट फैट की निस्बत जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि एटीपी जनरेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी किसी भी सेल का जो है वो स्टोर हाउस होता है, एनर्जी का स्टोर हाउस होता है, एटीपी प्रोडक्शन होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड एक एडिपोज टिश्यू है जो कि हीट जनरेशन में हेल्प आउट करती है। और चौथा जो मेकनिज़म है हीट प्रोडक्शन के हवाले से वो इवेपोरेटिव कूलिंग का आ जाता है। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है इन ओवर प्रोडक्शन ये उस सूरत में है अगर बॉडी के अंदर जो है हीट की ओवर प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है हीट की, तो फिर जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसको जो है वो डिसिपीट कर दिया जाएगा थ्रू द एक्सपोज्ड सरफेस बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, जिसको मैंने वेजोडाइलेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट अडॉप्टेशन जो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन थी उसमें मैंने आपको बताया था। इसको हम आगे फर्दर डिटेल के साथ देखेंगे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। पहले हम कोल्डर टेम्परेचर पे अडॉप्टेशंस देख लेते हैं मैमल्स की। Mammals have various mechanisms that regulate heat exchanged with their environment. उसमें दो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें एक स्ट्रैटेजी जो है वेजोडाइलेशन है और दूसरी जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है। इन दोनों अडॉप्टेशंस के पीछे बेसिकली स्किन है, यानी स्किन जो है इसको भी एज अ थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो है कंसीडर किया जाता है कि स्किन जो है ये भी थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है और बॉडी के टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है। अब उसमें वेजोडाइलेशन क्या चीज़ है? वेजोडाइलेशन जो है, वेजो की जो टर्म है ये ब्लड वेसल्स के लिए इस्तेमाल होती है और डायलेशन का मतलब है डायलेट कर देना, वाइडन अप कर देना, ओपन अप कर देना, डायमीटर इंक्रीज़ कर देना। अब होता क्या है कि उस सूरत में जब हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, ओवर प्रोडक्शन हो गई है हीट की, तो हमारी जो बॉडी की एक्सपोज्ड सरफेसेस होती हैं मोस्टली उसमें हमारी लिम्स वगैरह आती हैं, इनकी तरफ जो आने वाली ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर दिया जाता है और डायलेशन की वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और फिर चूँकि हमारी स्किन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो इस वजह से हीट जो है वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू जो है एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। इसके वाइस वर्सा जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है। वेजो उसी तरह ब्लड वेसल्स के लिए, कंस्ट्रिक्ट का मतलब है नैरो कर देना, तंग कर देना, सुकेड़ देना, सुकड़ जाना, श्रिंक हो जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से इनकी तरफ ब्लड सप्लाई जो है या ब्लड फ्लो जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। ये उस सूरत में होता है जब आपके बॉडी के अंदर हीट कम हो रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है, और मोस्टली जो है सर्दियों में, विंटर सीज़न में जो है ऐसा होता है जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपकी हीट जो है उसको वेस्ट होने का रिस्क होता है। उस सूरत में क्या होता है कि आपकी जो एक्सपोज्ड सरफेसेस होती हैं, आपके जो लिम्स होते हैं, बाजू और टांगे वगैरह जो हैं जैसे, इनकी तरफ आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और इनकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज नहीं हो रहा होता और हीट जो है वो वेस्ट नहीं होती, और आपकी जो बॉडी की एब्डोमिनल रीजन्स हैं, जो ट्रंक रीजन्स हैं, जिसमें मोस्टली आपके विजरल ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और विजरल ऑर्गन्स को आपको पता है कि मोस्टली इनके अंदर जो है वो मसल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर का या हीट का या एनर्जी का जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ताकि आपकी बॉडी की हीट को कंजर्व किया जा सके।
फिर ये कॉमनली ऑब्जर्वेशन में आपकी ये चीज़ होगी कि ऑन अ कूलर डे अ ह्यूमन टेम्परेचर मे बी सेवरल डिग्री लोअर इन द आर्म्स एंड लेग्स देन इन द ट्रंक। आपने देखा होगा कि आपको बाजू और टांगों वाली जगहों पे सर्दी ज़्यादा लगती है, आपकी बाजू और टांगें रिलेटिवली ठंडी होती हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी एब्डोमिनल रीजन्स या आपकी ट्रंक रीजन है। उसके पीछे यही रीज़न है वेसो कंस्ट्रक्शन की। वेयर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड, जी मैंने आपको बताया कि जो आपके विसरल ऑर्गन्स हैं जिसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, आपके हार्ट आ जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, इसके अलावा बाकी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है, चूँकि यहाँ पर मसल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट के मसल्स जो हैं ये वो कंटिन्यूसली जो है वो उनको एनर्जी चाहिए होती, तो वो उनके लिए जो है वो हीट को कंजर्व किया जाता है और उनकी तरफ ब्लड सप्लाई को ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि डायरेक्टली एक्सपोज भी ना हो और आपकी बॉडी की जो हीट है उसको भी कंजर्व किया जा सके। उसके बाद ये पीलेज और फर की जो अडॉप्टेशन है ये मैंने आपको फिज़ोलॉजिकल स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस में काफ़ी डिटेल से बताई है। मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ इसको कि इसी तरह बहुत सारे जो लैंड मैमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है स्किन के ऊपर, वो फर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो हेयर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोल्डर एनवायरनमेंट, ड्यूरिंग द कोल्ड टेम्परेचर जो है ये अपने फ़र्श को जो है हाँ जी, अपने फ़र्श को रेज़ कर लेते हैं, अपने फ़र्श को रेज़ कर लेते हैं। अब रेज़ होने से क्या होता है कि स्किन के और फ़र्श के दरमियान में एक स्टिल एयर की जो लेयर है वो ट्रैप हो जाती है। अब वो स्टिल एयर जो है, स्टिल एयर देखें ना, अगर तो एयर मूव कर रही है, ठीक है, तो फिर तो वो आपकी बॉडी की हीट को अपने साथ लेके जा रही है। लेकिन अगर स्टिल एयर है, एयर की पॉकेट्स बन गई हैं, तो वो अब क्या है, वो इंसुलेशन के तौर पे काम करेगी, ठीक है। इट विल, ये एयर की जो लेयर है, जो स्टिल एयर की जो लेयर बन गई है या जो एयर की पॉकेट्स की फॉर्म में जो है वो एयर ट्रैप हो गई है, वो क्या करेगी, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी और आपकी स्किन का जो है उसका डायरेक्टली जो है वो एक्सपोजर नहीं होने देगी सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ और आपकी जो बॉडी की हीट है उसको कंजर्व किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये सारी अडॉप्टेशंस जो हैं ये कोल्डर टेम्परेचर्स की हैं कि मैमल्स जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस में एपिडर्मस के नीचे जो है एक फ़ैट की लेयर जो है वो मौजूद होती है जिसको जो इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे काम करती है और beneath the skin human mostly rely on a layer of fat just insulating beneath the skin as insulating material against the heat loss, ठीक है। तो ये जो फैटी लेयर होती है ये भी आपको आपकी बॉडी को ही आपकी बॉडी की हीट को कंजर्व करने में आपको हेल्प आउट करती है। उसके बाद ब्लबर जो है इट इज़ आल्सो अ लेयर ऑफ फैट, लेकिन ये मोस्टली जो मैरीन मैमल्स हैं सच एज़ वेल्स और सील्स जो कि कोल्डर वाटर के अंदर जो है इनहेबिट करती हैं, कोल्डर वाटर में इनहेबिट करते हैं, तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है इनको मेंटेन करने के लिए इनके पास ये ब्लबर की जो लेयर है ये मौजूद होती है। और ये ब्लबर क्या है, ये फैट की एक बहुत ही थिक लेयर है जो इनकी स्किन के नीचे एपिडर्मस के नीचे मौजूद होती है, बिल्कुल स्किन के नीचे होती है और ये काफ़ी थिक होती है और ये जो है ये एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल जो है एज एन इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे ये एक्ट करती है और जो है हेल्प आउट करती है इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में। ये आपको जो है नीचे डायग्राम में ये जो ब्लैक वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ये इनकी स्किन का है जिसमें एपिडर्मस और डर्मस है और नीचे जो आपको ये पिंकिश कलर में जो लेयर नज़र आ रही है दिस इज़ लेयर ऑफ ब्लबर। ये देखें कितनी थिक लेयर जो है ये फैट की इनकी स्किन के नीचे मौजूद है ये, और ये कोल्डर वाटर टेम्परेचर में इनको इंसुलेटर के तौर पे ये एक्ट करती है और इनकी बॉडी हीट को कंजर्व करने में हेल्प आउट करती है। अब हम वार्मर टेम्परेचर पे देख लेते हैं कि वार्म टेम्परेचर पे जो है ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो पहले हम जो है वो इसमें देख लेते हैं कि अगर वार्मर वाटर है तो उसमें जो है वो किस तरह थर्मोरेगुलेशन होती है और उसके बाद हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे देख लेते हैं कि वार्म टेम्परेचर के ऊपर कैसे थर्मोरेगुलेशन होती है।
तो सबसे पहले जो है हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देख लेते हैं। मैरीन मैमल्स जो हैं दे डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू द वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये उसी तरह मैकेनिज़्म है, क्योंकि इनकी जो आउटर लेयर होती है स्किन की, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये डायरेक्टली अपनी स्किन के थ्रू जो है वो वाटर में ही अपनी एक्स्ट्रा हीट को डिसिपेट कर देते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल जो मैमल्स हैं दे अडॉप्ट द मैकेनिज़्म ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग। इसमें जो है वो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग में जो है स्वेट ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी होती है। स्किन में स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ स्वेटिंग जो है कूलिंग जो है इवेपोरेटिव कूलिंग जो है ये एक मैकेनिज़्म है जो कि वार्म टेम्परेचर जो है उसको उस पर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर इसी तरह जो है पेंटिंग एक मैकेनिज़्म है, ये भी इवेपोरेटिव कूलिंग का ही मैकेनिज़्म है। इसमें भी जो है वो स्वेटिंग ही होती है, स्वेटिंग ही टाइप का ये मैकेनिज़्म है, लेकिन इसमें स्किन के थ्रू नहीं होती बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होती है। और इसके अलावा जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लंग्स जो हैं, नॉस्ट्रल्स जो हैं, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये इन्वॉल्व होते हैं। और ये फिनोमिनन जो है मोस्टली बर्ड्स और डॉग्स में जो है ऑब्जर्वेबल है। ये मैंने आपको फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस में काफ़ी डिटेल से पढ़ा दिया है। इसके अलावा बैट्स जो हैं दे यूज़ स्लाइवा एंड यूरिन फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। तो ये सारी की सारी अडॉप्टेशंस जो हैं ये वार्म टेम्परेचर की हैं। पहले वार्मर वाटर की हमने देख ली हैं, ये वाटर की हमने देखी हैं अडॉप्टेशंस, और उसके बाद जो है हमने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे इनकी अडॉप्टेशंस जो हैं वो देख ली हैं।